तो वेलकम ऑल, स्वागत है आपका मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस 90 प्लस मार्क्स में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इस एक वीडियो को देखने के बाद आप संविधान सभा से रिलेटेड या संबंधित सभी क्वेश्चंस के आंसर या प्रश्न के उत्तर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो संविधान सभा में सबसे पहले विश्व में सबसे पहली संविधान सभा 1787 अमेरिका में बनी थी। इंडिया में सबसे पहले संविधान की मांग, याद रखना संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की मांग अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली भारत में 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई और उन्होंने ये मांग अपनी स्वराज विधेयक या स्वराज बिल में मांग उठाई थी। महात्मा गांधी ने भी 1922 में भारत के लिए संविधान की मांग की और उन्होंने कहा भारत का संविधान भारत के लोगों को द्वारा भारत के कल्याण के लिए ही बनाया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट, अभी तक मांगे अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट चल रही थी, अब आएगी डायरेक्ट। प्रत्यक्ष रूप से पहली बार M.N. रॉय, ये नाम हमेशा याद रखना, फुल फॉर्म है मानवेंद्र नाथ रॉय, ने संविधान की मांग की। अब बढ़ते हैं आगे। तो संविधान सभा में आगे जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट मिशन बोला जाता है क्योंकि इसी मिशन में भारत की स्वतंत्रता और भारत के लिए अलग संविधान बनाने की बात की गई थी कि भारत में अलग संविधान होगा, वो भारत के लोग ही अपना संविधान बनाएंगे और भारत के लिए संविधान सभा बनाई जाएगी। तो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है और भारत के लिए अलग संविधान की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। अब कैबिनेट मिशन के सदस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन में घुमा कर देता है। कैसे देता है मैं बताता हूं। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे, ठीक है, चेयरपर्सन। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और डॉक्टर A.V. अलेक्जेंडर। अच्छा, वो क्या करते हैं घुमाने में? अगर आप ये दे रहे हो, क्या कहते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल दे रहे हो, SSC दे रहे हो, वो क्या करेंगे, आपको 4 नाम देंगे और पूछेंगे कि कौन है इसका सदस्य नहीं था कैबिनेट मिशन का। तो आपको 3 नाम याद रखने ताकि आप चौथे को अच्छे से आइडेंटिफाई या पहचान कर सको। अब कैबिनेट मिशन के मुख्य उद्देश्य 2 उद्देश्य के लिए आया था। एक, भारत में संविधान सभा का निर्माण। ये संविधान सभा जो हम पढ़ रहे हैं आगे पूरा, ये संविधान सभा भारत के लिए संविधान बनाएगी। और दूसरा, अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आता रहता है क्वेश्चन। अंतरिम सरकार क्या? अंतरिम सरकार तब तक जो सरकार काम चलाऊ सरकार, या यूं कह लो वो काम चलाऊ सरकार कि जब तक नई सरकार नहीं बन जाती और संविधान सभा नया संविधान नहीं बना देती और नए संविधान के अनुसार नई सरकार नहीं आ जाती, तो वो जब तक के लिए देश का शासन चलाए या रूल चलाने के लिए सरकार बनाई गई, उसे बोला जाता है अंतरिम सरकार। कई इसमें गलती कर देते हैं, अंतरिम सरकार में कांग्रेस की बोल देते हैं। कांग्रेस की नहीं थी, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई गई। उसमें कांग्रेस से ज़्यादा मतलब यह कि वो अंतरिम, सिर्फ काम चलाने के लिए बनाई गई थी। हालांकि जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के थे, लेकिन हम बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो काम चलाऊ सरकार बनी उसे अंतरिम सरकार बोला जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब आते हैं संविधान सभा पे। भारत की संविधान सभा के लिए सदस्य निश्चित किए गए 389 सदस्य भारत की संविधान सभा के लिए फिक्स किए गए, निश्चित किए गए, जिन्होंने भारत का संविधान बनाना था। अब ये 389 कहां से आएंगे उसको भी समझो। ब्रिटिश प्रांत, देखो ब्रिटिश प्रांत या जिसे आप बोलते हैं प्रोविंस, ये ब्रिटिश प्रांत वो थे जो डायरेक्टली ब्रिटेन या ब्रिटिश या अंग्रेजों के नियंत्रण में थे। इन पर सीधा अंग्रेजों को हुकूमत चलती थी। तो वहां से निश्चित किए गए 292 सदस्य, 292 ब्रिटिश प्रांत से आएंगे। कमिश्नर क्षेत्र, ये कमिश्नर क्षेत्र थे जो अंग्रेजों के नियंत्रण में ही थे, लेकिन वो अंग्रेज वहाँ से कमिश्नर के जरिए, जो अंग्रेजी कमिश्नर वो नियुक्ति अपॉइंट करते थे, वहाँ से शासन चलाते थे। कमिश्नर क्षेत्र से 4 सदस्य आएंगे। अब ये 4 कमिश्नर क्षेत्र कौन से, ये भी सुन लो। दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग, ये कुर्ग अब कर्नाटक में है,
और बलूचिस्तान, बलूचिस्तान अब सब जानते हैं कि ये पाकिस्तान में एरिया जा चुका है, लेकिन उस वक्त भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो ये बलूचिस्तान तब भारत में था, लेकिन अब पाकिस्तान में। तो ये वो 4 कमिश्नर क्षेत्र है, हर कमिश्नर क्षेत्र से एक एक संविधान सभा का सदस्य आना था और देशी रियासतों से 93 सदस्य आने थे। भारत उस वक्त 565 से अधिक देशी रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन उस वक्त फिक्स किया गया कि देशी रियासतों या रजवाड़ों से 93 या 93 मेंबर्स या सदस्य संविधान सभा के लिए आएंगे। अब इसमें भी एक बड़ी समझने वाली बात है, ये जो ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नर क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य आएंगे, ये निर्वाचित होकर आएंगे, चुनकर, ये इनका चुनाव होगा। कैसे होगा आगे बता देता हूं। और ये जो 93 सदस्य देशी रियासतों या रजवाड़ों से आने थे, ये डायरेक्ट मनोनीत या यूं कह लो अपॉइंट होंगे। ये डायरेक्ट मनोनीत या अपॉइंट होंगे। अपॉइंट कौन करेगा? उस देशी रियासत या रजवाड़े का राजा, अपना खुद जिसको वो बनाना चाहता है संविधान सभा के सदस्य, वो राजा बनाकर उसको अपॉइंट करके सीधा संविधान सभा में भेज देगा, उसे बोला जाएगा अपॉइंटेड। और इनका होना था चुनाव। तो टोटल आप देखोगे 296 सदस्यों का चुनाव होना था। 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 कमिश्नर क्षेत्र से। तो यहां हमारे को ये मान के चलते कि 296 सदस्यों का चुनाव होना था। अब आते हैं चुनाव के नतीजों पर। तो जो 296 या 296 सदस्य या मेंबर जो ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नर क्षेत्र से चुने जाने थे या इलेक्ट होने थे, उसमें क्या नतीजा या रिजल्ट आया? रिजल्ट में आता है कांग्रेस जीती 208, मुस्लिम लीग जीती 73 या 73, निर्दलीय 8 और बाकी के जो 7 थे ये जीतते हैं छोटी छोटी पार्टियों से। और क्योंकि अब मुस्लिम लीग या यूं कह लो मोहम्मद अली जिन्ना ने जब देख लिया कि भाई नहीं, संविधान सभा में वो नहीं जीत पाए, तो उन्होंने अलग देश की मांग स्टार्ट कर दी। हालांकि अलग देश पाकिस्तान की मांग सबसे पहले ब्रिटिश पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान से ब्रिटिश नागरिक बोले गए, पाकिस्तान से ब्रिटिश नागरिक बोले जाते हैं या यूं कह लो कि पाक ब्रिटिश नागरिक, उन्होंने उठाई थी, जिनका नाम था चौधरी रहमत अली, जिन्होंने यूं कह लो कि पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो ये थे वो व्यक्ति जिन्होंने पहली बार पाकिस्तान का प्रयोग किया था। हालांकि 1909 में ही अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की राजनीति को अपना लिया था, क्योंकि 1909 में ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, जिससे भारत में धीरे धीरे पाकिस्तान की मांग जोर पकड़ती गई। बाद में उसको मुस्लिम लीग और जिन्ना ने आगे बढ़ाया और 1940 तक आते आते ये बहुत ज़्यादा मांग पकड़ चुकी थी। लेकिन इन रिजल्ट के बाद इस रिजल्ट के बाद कि भाई अब तो मुस्लिम लीग संविधान सभा में जीत ही नहीं पाई, तो उन्होंने माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन उस वक्त कौन थे? उस वक्त के गवर्नर जनरल या यूं कह लो वायसराय जिसे आप बोलते हो, इनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि हमें अलग देश चाहिए। कौन सा? पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए लगातार जोर डालते रहे और 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया या ये घोषणा कर दी कि अलग देश बनेगा पाकिस्तान। तो इस प्रकार संविधान सभा के इस चुनाव के नतीजे ये हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग और जिन्ना ने अलग देश की मांग शुरू करी और 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अनाउंस या घोषणा कर दी अलग देश पाकिस्तान की। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब आते हैं हम संविधान सभा के सदस्य को किस आधार पर इनकी संख्या निश्चित की गई थी। 10 लाख आबादी पर एक सदस्य संविधान सभा का लेना था। तो जब 389 सदस्य, तो ये मान लो कि लगभग 40 करोड़ तब देश की आबादी थी और 10 लाख की आबादी पे एक संविधान सभा सदस्य आया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। ये जितने भी 296 सदस्य, 292 ब्रिटिश प्रांत से और 4 कमिश्नर क्षेत्र से आए थे, इनका निर्वाचन, चुनाव तो हुआ था पर अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट हुआ था। इनडायरेक्ट समझो कैसे? जनता ने प्रांतों की विधानसभा चुनी थी। जो ब्रिटिश प्रांत थे वहां की विधानसभाएं थी, ठीक है, उन विधानसभा के सदस्यों को जनता ने चुना था, या जिसको आप विधायक बोलते हैं उसका, कि वहां की विधानसभा के सदस्य मतलब विधायक, उनको चुना था किसने? जनता ने। और उन विधायकों ने
या विधानसभा के सदस्यों ने किसको चुना था? संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट। पहले जनता ने विधानसभा के सदस्य चुने, विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। तो ये कैसे हो गया? इनडायरेक्ट। याद रखना, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था। अब सबसे बड़ी बात, चुनाव कौन सी पद्धति से हुआ था, किस तरीके से हुआ था, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। ये एक पद्धति मतलब एक पूरा सिस्टम है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से चुनाव हुआ था। यह वही पद्धति और प्रणाली है जिससे अब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये वही पद्धति और प्रणाली है जिससे अब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इस पद्धति की, इस प्रणाली से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। और कैसे हुआ था निर्वाचन या चुनाव? अप्रत्यक्ष। अब बढ़ते हैं संविधान सभा में आगे। तो अब संविधान सभा में हम अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला सदस्यों की संख्या जान लेते हैं। अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट के जो सदस्य थे वो थे 26, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब 33, महिला सदस्य संविधान सभा में जो महिला आई थी वे थी 15। लेकिन 15 में से बाद में 3 की या तो मृत्यु हो गई या त्यागपत्र दे दिया, तो बचे कितनी? 12। अब अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई महिला सदस्य कितनी थी संविधान सभा में, तो अगर 15 है तो आप पहले 15 ही को लगाओगे, लेकिन अगर 15-12 है तो भी 15 को लगाओगे, लेकिन अगर 15 नहीं है तो बाद में 12-12 अकेला है तो लगाओगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए याद रखना 15 अगर जब तक है तो 15 को ही रखोगे, लेकिन अगर 15 नहीं है तो 12 है तो 12। पाकिस्तान का पहले मैंने बोला विभाजन हो चुका था और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं पीएम लियाकत अली, और राष्ट्रपिता, याद रखना राष्ट्रपति मत लिख देना कोई भी पाकिस्तान के पहले, तो राष्ट्रपिता बनते हैं जिन्ना। ये इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अब बढ़ते हैं संविधान सभा में आगे। तो संविधान सभा में आगे स्वतंत्र भारत के पहले पीएम हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी ज्यादातर सब जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल भी कह सकते हो वायसराय, मैंने पहले ही बोला था गवर्नर जनरल वायसराय का पद एक ही बोला जाता था। तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल, याद रखना प्रथम और अंतिम भारतीय, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल ये थे ब्रिटिश, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। ये नाम को बहुत अच्छी तरह याद रखना क्योंकि ये भारतीय थे, और इसके बाद क्योंकि ये पद ही खत्म हो गया था, स्वतंत्र भारत के थोड़े दिनों बाद ही राष्ट्रपति का पद आ गया था, तो गवर्नर जनरल जो थे वो पद खत्म हो गया था। लेकिन प्रथम भारतीय और अंतिम भी बोले जाते हैं, एक ही भारतीय थे जो प्रथम भी रहे और अंतिम भी रहे, उसके बाद ये पद ही समाप्त हो गया गवर्नर जनरल का, इसीलिए प्रथम और अंतिम बोले जाते हैं। सी राजगोपालचारी भारतीय थे, ये ब्रिटिश थे और ये भारतीय। संविधान सभा के लिए एक सलाहकार भी नियुक्त हुए थे, संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बोला जाता है इस पद को, और ये थे बी.एन. राव। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार या यूं कह लो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। इन्होंने 60 देशों के 60 कंट्रीज के संविधानों का या कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया था, इसीलिए इनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। अब बढ़ते हैं आगे। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस नाम को याद रखना, ये अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन 2 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष। पहला संबोधन, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान सभा को सबसे पहले संबोधित या संबोधन किसने किया था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन
कृष्णन। पहला संबोधन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने ही सबसे पहले संविधान सभा को संबोधित किया था। संविधान सभा का पहला प्रस्ताव कौन लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे। उसको बोला जाता था उद्देश्य प्रस्ताव। कब लाए थे? 13 दिसंबर 1946 को। तो पहला प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए 13 दिसंबर 1946 को, और उस प्रस्ताव को बोला जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में यूं बोलते हैं, सब प्रस्तावना भी बोल देते हैं भारतीय संविधान की, या उद्देशिका भी बोल देते हैं। जिसको आज आप प्रस्तावना या भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उद्देशिका के नाम से जानते हैं, वो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। अब बढ़ते हैं आगे। तो संविधान सभा में आगे 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था उसे पास कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, और इसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। ये बात याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार आया है। ठीक है, 26 नवंबर को इसलिए क्योंकि देखो संविधान बनकर तैयार हुआ, तो इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस भी कहते हैं, जिसको अब मोदी जी ने बदल कर दिया है संविधान दिवस। अब विधि दिवस को संविधान दिवस बोला जाता है, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन डे। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान देश पर लागू कर दिया गया। सब जानते हैं 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे मनाते हैं। गणतंत्र का मतलब भी बता चुका हूं आपको, जिस देश का मुखिया या राष्ट्रपति उसी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उसे ही गणतंत्र कहते हैं। JNK को छोड़कर, क्योंकि सब जानते हैं उस वक्त JNK में धारा 370 लगी हुई थी और भारत का संविधान उस पर लागू नहीं था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और ये कहाँ मेंशन किया गया संविधान में, ये भी याद रखो, भाग 17, संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 में ये कहा गया संघ की भाषा, भारत के संघ की भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। तो ये अनुच्छेद भी याद रखना। और 14 सितंबर 1949 हिंदी दिवस। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो संविधान सभा में कब कब क्या क्या हुआ? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगा, हमारा जो राष्ट्रध्वज है, उसको राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया 22 जुलाई 1947 को, और इसे ही झंडा दिवस भी बोला जाता है। 22 जुलाई 1947 को ही झंडा दिवस बोला जाता है। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन, जो हमारा राष्ट्रगान है, इसको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। जन गण मन सबको पता है लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, लेकिन जन गण मन सबसे पहले गाया कहाँ गया? 1911 के कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले जन गण मन गाया गया। और ये किसके लिए गाया गया? दिल्ली दरबार में उस वक्त ब्रिटिश या यूं कह लो ब्रिटेन के राजा आए हुए थे, जॉर्ज पंचम। उनके स्वागत में कह लो या उनकी क्या कहते हैं ना, प्रशंसा के लिए ये सबसे पहले गाया गया था जनगण मन। और इंग्लिश में इसके ट्रांसलेशन को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आ मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया बोला था। ठीक है, तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है आ मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। अब बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ। तो 24 जनवरी 1950 को ही वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। डेट यही है, लेकिन बस वो राष्ट्रगान था और ये राष्ट्रगीत है। ठीक है, सब जानते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत को लिखा था, और उनका ये राष्ट्रगीत पाया जाता है उनकी आनंद मठ रचना में। तो ये आनंद मठ को याद रखना, इसी में वंदे मातरम का वर्णन है या इसी में लिखा है। ठीक है, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन हुए और 166 बैठकें हुई। ये भी क्वेश्चन आता है, इसलिए जरूर याद रखना, 11 अधिवेशन और 166 बैठकें हुई। ठीक है, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू, ये दो वो व्यक्ति है जिन्होंने संविधान सभा से त्याग पत्र या रिजाइन दे दिया था। अब इन्होंने रिजाइन क्यों दिया था? अपने स्वास्थ्य के कारण, इनकी स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था, इस वजह से इन्होंने संविधान सभा से त्यागपत्र या इस्तीफा या रिजाइन दे दिया था। अब बढ़ते हैं और फैक्ट्स की तरफ। तो संविधान सभा ने संविधान का नाम भी किया, नामकरण पूरा किया। अनुच्छेद 393 आर्टिकल 393 अनुच्छेद 393 में लिखा है भारत के संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा। तो
तो ये भी पूरा लिखा हुआ है आर्टिकल 393 में कि भारत के संविधान को ही भारत का संविधान कहा जाएगा। ये कहाँ लिखा है? 393। मूल रूप से जब संविधान बना, देखो इसीलिए मैंने दोनों जगह अलग अलग लिखा है तो आपको समझ में आए। मूल रूप से मतलब जब बनकर तैयार हुआ था उस वक्त, तब 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी या शेड्यूल्स थे। ठीक है, ये आर्टिकल्स, पार्ट्स और अनुसूचियां या शेड्यूल्स थे। अब 25 भाग है। अब 25 भाग है। एक भाग को, जो 7वां भाग था, 7वें भाग को 7वें संशोधन से हटा दिया गया है। तो इसलिए पहले 26 भाग हो गए थे, अब 25 भाग है। ठीक है, 7वें भाग को 7वें संशोधन से हटा दिया गया है, तो अब 25 भाग है, पहले 26 हो गए थे। 465 के करीब अनुच्छेद और ये लगातार बढ़ते रहते हैं जैसे जैसे संशोधन होता है। और अब 12 अनुसूचियां है। 4 अनुसूचियों से क्या क्या जोड़ा गया है वो हम आगे पढ़ेंगे जब विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने, क्योंकि हम ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे, इसीलिए ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम को पास कर दिया, या यूं कह लो कि भारत की स्वतंत्रता का बिल पास कर दिया। अभी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बाकी है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो संविधान निर्माण में कितना खर्चा आया? लगभग 64 लाख का खर्चा आया था। संविधान निर्माण में 64 लाख का खर्चा हुआ। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया, निर्वाचित कर दिया गया। संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है, जिनको हम बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं को संविधान का जनक बोला जाता है। डॉक्टर अंबेडकर कहाँ से, कौन से निर्वाचन क्षेत्र से, सीट से चुनकर आए थे संविधान सभा? पूर्वी पश्चिम बंगाल से निर्वाचित होकर चुनकर संविधान सभा में आए थे। लेकिन विभाजन हो गया उसके बाद, और विभाजन के बाद वो क्षेत्र जो पूर्वी पश्चिम बंगाल था वो किधर चला गया? पाकिस्तान में चला गया। तो अब वो सीट तो बची नहीं थी। तो कौन सी सीट से बाबा साहब दोबारा आए ये जानते हैं। तो मुंबई प्रेसिडेंसी के पुणे क्षेत्र से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहब फिर से संविधान सभा में आए, और मुंबई के इस सीट से या पुणे से कांग्रेस के संविधान सभा के सदस्य थे एम जयकर। हालांकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन ये पहले नहीं दे रहे थे, बाद में गांधी जी के समझाने पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और एम जयकर के इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहब संविधान सभा में फिर से आए। तो इस तरह ये संविधान सभा के सदस्य दोबारा बाबा साहब चुनकर आते हैं दूसरे सीट से। अभी बहुत कुछ बाकी है संविधान में, खास करके संविधान सभा की समितियां, जिसमें आएगा संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति जिसे बोलते हैं प्रारूप समिति, या यूँ कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे बाबा साहब या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभी और भी कुछ बताना है, इसमें आएगा आपके भारतीय संविधान में बाहर से लिए गए, संविधानों से लिए गए प्रावधान, या यूँ कहते हैं स्रोत, कहाँ कहाँ से संविधान में क्या क्या लिया गया। तो इसके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगा मैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से इसको लाइक करना, शेयर करना। अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको पूरा ये जितना भी आपका सिलेबस है मैं बहुत अच्छे से डीप से आपको कराऊंगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में।